मतलब कहने का समझ लीजिए आप, F इजिकल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ है। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या है कि अगर किसी बॉडी पर नो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, अगर बॉडी पर फोर्स ना लगे, एफ की वैल्यू 0 रख दें हम, और एफ क्या था? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी 0 हो गया। हाँ तुम रख दो। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी 0 आ गया, तो डेल्टा पी की वैल्यू 0 हो गई, यानी फाइनल माइनस इनिशियल 0 हो गया, यानी फाइनल और इनिशियल बराबर हो गए पी कांस्टेंट। तो क्या बना? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व। दिस इज कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये आपकी डेफिनेशन बन गई। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अब इसकी एप्लीकेशन एप्लीकेशन क्या है इसके ऊपर बेस्ड? रिकॉइल ऑफ गन। गन जो है वो रिकॉइल करती है। रिकॉइल का मतलब कि जब हम फायर करते हैं तो गन से हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। जब हम गन से फायर करते हैं तो हमें क्या होता है? पीछे की तरफ झटका लगता है, उसको हम कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। जैसे मान लिया हमने कहा कैपिटल एम हमने ले लिया मास ऑफ गन, और स्मॉल एम हमने मान लिया मास ऑफ बुलेट। ठीक है, और हमने माना कैपिटल वी हमने मान लिया वेलोसिटी ऑफ गन, नहीं, हाँ वेलोसिटी ऑफ गन, और स्मॉल वी हमने ले लिया वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब फायर करने से पहले कैपिटल एम क्या लिया है हमने? मास ऑफ गन, और स्मॉल एम मास ऑफ बुलेट, और कैपिटल वी वेलोसिटी ऑफ गन, और स्मॉल वी वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है ना? तो अब आप ये देखो कि फायरिंग करने से पहले, बिफोर फायरिंग, क्या होता था? दोनों बुलेट भी रेस्ट पे थी और गन भी रेस्ट पे थी। बिफोर फायरिंग बोथ बुलेट एंड गन आर एट रेस्ट। तो पी इनिशियल क्या हो गया? 0 हो गया।
जब दोनों रेस्ट पे थी तो लीनियर मोमेंटम तो जीरो हो गया। तो हमने क्या समझाया, फिर से बताएं हम। कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है कि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है एस इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर किसी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, अगर किसी बॉडी पर कोई भी बाहर से फोर्स ना लगे, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, एफ की वैल्यू जीरो हो गई। तो एफ की जगह तुमने डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी रख दिया, न्यूटन सेकंड लॉ होता है। डेल्टा टी को उधर ले आके जीरो से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। और डेल्टा पी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल जीरो, यानी कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम बराबर हो। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, देखो ऐसे, यहाँ कुछ मत करना, बस वेक्टर का साइन लगा दो। ज्यादा अच्छा लगेगा, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं अगर हम। यानी कि अगर किसी बॉडी पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उस बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, if no external force act on a body, then its linear momentum remain conserved, conserved या constant। ये कहलाता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी पहली एप्लीकेशन है रिकॉइल ऑफ गन। गन जो है, जब हम उससे फायर करते हैं तो गन को झटका लगता है पीछे की तरफ। रिकॉइल का मतलब पीछे की तरफ झटका लगना। हमने उसको समझाने के लिए क्या माना कि मान लिया कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ गन। गन का मास है कैपिटल एम, और बुलेट क्योंकि छोटी होती है, बुलेट का मास स्मॉल एम ले लिया। कैपिटल वी क्या है, गन की वेलोसिटी, और स्मॉल वी बुलेट। अब फायरिंग करने से पहले दोनों रेस्ट पे थी, फायरिंग करने से पहले बुलेट और गन दोनों रेस्ट पे थी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। भाई फायरिंग करने से पहले तो गन और बुलेट दोनों ही रेस्ट पे थी। इसका मतलब क्या हुआ कि फायरिंग करने से पहले दोनों का जो टोटल मोमेंटम था वो जीरो हो गया। बिफोर फायरिंग, फायरिंग करने से पहले दोनों का जो लीनियर मोमेंटम था वो जीरो है। ठीक है भाई। देखो अब हमने इसको आपको भेज दिया है। ठीक है। और फायरिंग करने के बाद क्या हुआ, फायरिंग करने के बाद दोनों के अंदर वेलोसिटी आ गई। अब फायरिंग करने के बाद, आफ्टर फायरिंग बोथ बुलेट एंड गन आर इन मोशन। फायरिंग करने के बाद दोनों पे
तो हमने क्या माना था भाई, कैपिटल एम मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन, सॉरी, कैपिटल एम गन का मास था और स्मॉल एम था मास ऑफ बुलेट। बुलेट से हम फायर, बुलेट को फायर कर रहे थे। तो कंजर्वेशन लॉ क्या है, उसकी एप्लीकेशन, रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल का मतलब झटका लगना। जब हम गन से फायरिंग करते हैं तो गन को पीछे की तरफ झटका लगता है, होता है ऐसा, पड़ा होगा। तो वो कहलाता है, वो भी कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम ही है। और कैपिटल वी हमने मानी वेलोसिटी ऑफ गन, और स्मॉल वी हमने मान ली वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब फायरिंग करने से पहले दोनों रेस्ट पे थी। फायरिंग करने से पहले गन भी रेस्ट पे थी, बुलेट भी रेस्ट पे थी। तो हमने क्या बताया, दोनों का इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया था, 0 आ गया था, क्योंकि बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग, फायरिंग करने से पहले गन भी रेस्ट पे थी भैया और बुलेट भी रेस्ट पे थी। तो दोनों का मोमेंटम क्या आया, अब आफ्टर फायरिंग दोनों मोशन में आ गई, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट। बताइए, फायरिंग करने के बाद दोनों ना वेक्टर वेक्टर फॉर्म में चलाना है हमें। तो देखो भाई, अब जरा देखो भाई, गन का मोमेंटम क्या हो गया, गन का मास है स्मॉल है, और गन का वेलोसिटी है स्मॉल वी, प्लस बुलेट, बुलेट का मास है कैपिटल एम, और बुलेट की वेलोसिटी है कैपिटल वी। बताइए समझ में आ गई बात। गन का मास कैपिटल है, हाँ हाँ उल्टा, कोई बात नहीं, उससे पड़ेगा, उल्टा लिख दिया सीधे। तो गन का मास है कैपिटल एम, गन की वेलोसिटी कैपिटल वी, बुलेट का मास है स्मॉल एम, बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल वी। अब गन से जब हम फायर करते हैं तो हम कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाते। जब हम गन से फायर करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि गन को धक्का दे रहे हैं। वो तो हमने ट्रैगर दबाया तो उसके अंदर स्प्रिंग ने बुलेट पे फोर्स लगाया, बुलेट एक्सप्लोड हुई, उसके अंदर गैसेज रिएक्शन हुई, यानी कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाते। ड्यूरिंग फायरिंग नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। तो और जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होता है। सो पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल, ये तो है कंजर्वेशन लॉ। बाई कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि जब तुमने कोई बाहर से फोर्स ही नहीं लगाया तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैसा होगा, बराबर होगा। तो फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या था भाई, कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी। तो भैया इनिशियल क्या था, फाइनल 0, फायरिंग करने से पहले।
फायरिंग करने के बाद टोटल मोमेंटम आया गन का एम कैपिटल बी और बुलेट का एम स्मॉल बी। और फायरिंग करने के बाद, और पहले फायरिंग करने से पहले तो दोनों रेस्ट पे थी, जीरो आ गया। अब यहाँ से देखो एम बी इज इक्वल टू माइनस एम बी। तो यहाँ से देख रहे हो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एम अपॉन कैपिटल एम और बी। अब ये कैपिटल बी क्या था, वेलोसिटी ऑफ गन, और बुलेट की स्मॉल वी माइनस में आ रही है। इसका मतलब गन और बुलेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। नेगेटिव साइन shows that gun recoils। नेगेटिव क्योंकि ये कैपिटल बी क्या था, वेलोसिटी ऑफ गन, और ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और बीच में आ गया माइनस। माइनस का साइन क्या शो करता है कि गन जो है वो बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि रिक्वाइल हो रही है। रिक्वाइल का मतलब पीछे को झटका लगना। अब न्यूमेरिकल में जब आप न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ तुम्हें b इज इक्वल टू m अपॉन n इंटू v रखना, वेक्टर फॉर्म यूज नहीं करोगे। न्यूमेरिकल में वेक्टर फॉर्म थोड़ी यूज करोगे। v जब वेक्टर का साइन हटा दिया तो ये माइनस भी हट गया। न्यूमेरिकल में बस इतना ही यूज करना है। अब मान लेते हैं जो गन है हमारी, अब अगर हम ये कहें, ये तो ये एम क्या था, छोटा वाला एम, तो वही छोटा वाला एम क्या था, मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट। मान लिया बुलेट हमारी जो गन है वो एक सेकंड में एन बुलेट छोड़ रही है। इफ एन बुलेट, न्यूमेरिकल का को ध्यान रखना है, आर फायर्ड इन 1 सेकेंड, इन पर सेकेंड, पर सेकेंड। अगर न्यूमेरिकल में दिया हो कि एन बुलेट फायर हो रहा है पर सेकेंड, तो यहाँ पर v इक्वल टू एम, एम तो एक बुलेट का मास था, अब एन बुलेट का कितना होगा, एम इंटू एन अपॉन गन का मास कैपिटल एम इंटू वी, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर गन हमारी एन बुलेट आर फायर्ड पर सेकेंड, एक सेकंड में एन बुलेट छोड़ रही है, तो जो गन को पीछे की तरफ झटका लगा वो कितना लगा, एम के साथ एम की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है भाई, ये है। अभी मैं फिर फोटो भेज रहा हूँ। देखिए भेज दी मैं भेज रहा हूँ। अब जैसे हम इस पे क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन ए मशीन गन फायर 500 bullets
मशीन गन है तो वही इतनी करेगी। मशीन गन फायर्ड 500 बुलेट पर सेकेंड विद स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड if mass of each bullet and gun is 0.25 या 25 ग्राम कर दें एंड 4 kg रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई। फाइंड recoil velocity of gun। recoil velocity of gun। अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया ये। मशीन गन फायर कर रही है, एन दे रखा है 500 बुलेट पर सेकेंड और कितनी वेलोसिटी से, 200 मीटर पर सेकेंड से, और रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछी है। बुलेट का मास 25 ग्राम यानी कि 0.025 किलोग्राम और गन का मास कैपिटल एम 4 kg। क्या फॉर्मूला बना था भाई? कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एन, अगर एन बुलेट पर सेकंड छोड़ रही हो तो, अपॉन कैपिटल एन इंटू V। ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी का फॉर्मूला बना था। बस सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ये, कर लेता बस। एन कितना है भाई? 0.025 इंटू नंबर ऑफ बुलेट 500 अपॉन मास ऑफ गन 4 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी 200। कितनी तेजी का झटका लगा जरा देखें है। 625 मीटर पर सेकंड का झटका लगा गन को। गन रिक्वाइल होगी इतनी स्पीड के साथ रिक्वाइल होगी। अगर बात समझ में, अगर पर मिनट होता तो पर सेकंड निकालते 60 से डिवाइड करके मान लेते। वो कहता 500 बुलेट पर मिनट छोड़ रही है, तो हमें पर मिनट थोड़ी चाहिए, हमें तो पर सेकंड चाहिए। तो 500 मिनट 500 बुलेट 1 मिनट में छोड़ रही है, तो 1 सेकंड में कितनी छोड़ेगी? 60 से डिवाइड कर देते। अगर क्वेश्चन में कहता कि 500 बुलेट पर मिनट छोड़ रही है तो पर सेकंड कैसे बनाते? क्यों भाई? 60 डिवाइड कर देते। ठीक है भाई। तो ये आपको इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बता दिया। हाँ ये आगे बताता हूँ मैं, इसका फोटो खींच के भेज दूंगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं कॉम्पिटिशन के लिए भी। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड हो रहा है, तो उसमें कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का क्या रोल है? एक्सप्लोजन ऑफ
बॉम्ब। मान लिया एक बॉम्ब है और वो एक्सप्लोड हुआ और उसके 3 टुकड़े हो गए। तो एक टुकड़ा, 2 टुकड़े जो है, एक तो हो गया m1 मास का जो v1 वेलोसिटी से जा रहा है, एक m2 मास का जो v2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो अब तीसरा टुकड़ा किधर को जाएगा? बॉम्ब जो है, ये बॉम्ब है, ये एक्सप्लोजन हुआ इसका, और इसके क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा m1 मास का v1 वेलोसिटी से जा रहा है, m2 मास का टुकड़ा v2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो तीसरा टुकड़ा किधर जाएगा? देखो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किधर आएगा? ऐसे है, नहीं है? तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोजन से पहले रेस्ट पे था। एक्सप्लोजन से पहले बॉम्ब रेस्ट पे था, यानी उसका मोमेंटम कितना था? 0। और कंजर्वेशन लॉ कहता है कि कोई बाहर से फोर्स लगा नहीं है बॉम्ब में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। अब 0 कब होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट जिधर आ रहा है उसके अपोजिट में तीसरा जाए। क्यों भाई? इन दोनों, भाई, बॉम्ब के एक्सप्लोजन से पहले इनिशियल मोमेंटम 0 था और फोर्स बाहर से कोई लगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सप्लोजन के बाद भी टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो जब 2 टुकड़े ऐसे गए तो इन दोनों का टुकड़ों का रिजल्टेंट ऐसे क्या? तो तीसरा, इसका मतलब इसके अपोजिट जाएगा, तभी तो 0 होगा। तो बिफोर एक्सप्लोजन इनिशियल कितना है? 0। एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, so P final is equal to P initial is equal to 0। तो वही, क्योंकि बाहर से फोर्स नहीं लगा। और P फाइनल कैसे निकालेंगे? m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 वेक्टर जी। ये एक क्वेश्चन बन गया। क्या है question? अब क्वेश्चन में आपके तीसरा टुकड़ा कितनी स्पीड से जाएगा ये निकल आएगा। तीनों टुकड़ों का मास दे रखा होगा, v1 v2 दे रखा होगा। ठीक है बच्चों, तो बस आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल को पढ़ाएंगे आगे।